नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मारक एजुकेशन पे। आप सभी को पता है कि भारत के संविधान से संबंधित अपनी एक सीरीज चल रही है और सीरीज जो चल रही है उस सीरीज का नाम है एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए। और सीरीज चल रही है अपने रफ्तार सीरीज के नाम से। उस सीरीज में कल मैं आपके सामने एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं। उस टॉपिक का नाम था दोस्तों मौलिक अधिकार। उस मौलिक अधिकार का पार्ट 2 जो है, भाग नंबर 2 जो है, वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। अब देखिए, सबसे पहले कल अपन ने पढ़ा था मौलिक अधिकार जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का जो भाग नंबर 1 था, पार्ट नंबर जो 1 है दोस्तों, इसको कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो मार्क एजुकेशन के चैनल पे। इस पे जो है कंप्लीट मैंने आपके सामने जानकारी दी थी। मौलिक अधिकार होते क्या है, मानवाधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके अलावा जो है इनमें दोनों के अंदर विशेषता क्या क्या होती है, डिफरेंस इसमें क्या क्या होते हैं, वो अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा इसमें चर्चा की थी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है विश्व इतिहास पढ़ा था कि विश्व इतिहास मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या कहता है। भारतीय इतिहास अपन ने पढ़ा था मौलिक अधिकारों का। इसके अलावा जो है उससे संबंधित समितियां जो बनाई गई थी वो अपन ने पढ़ी थी। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है वो पढ़े थे। कौन सा मौलिक अधिकार यानी संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो हटा दिया गया है, वो भी अपन ने कल पढ़ा था। तो आज जो है उसके आगे का अपन वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो जो शुरू करते हैं, आज अपन प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे आर्टिकल। और आर्टिकल जो है वो पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित दोस्तों। तो आज की क्लास को भी आप जो है अंत तक देखिएगा। अब देखिए, अपन चर्चा कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। पहली बात तो ये कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग नंबर किस में मिलते हैं दोस्तों, भाग नंबर 3 में मिलते हैं। आर्टिकल कहां से कहां तक मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक अपने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकार मिलते हैं 6 प्रकार के। अब अपने से पूछे कि अब वह भारत के संविधान के भाग नंबर 3 में या भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में अपने को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार मिलता है वो मिलता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर कहां से शुरू होता है, तो ये होता है शुरू आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होता है। और 14 से शुरू होके कहां तक चलता है, 18 तक चलता है। अब एक बार एसएससी ने यह भी प्रश्न पूछ लिया था। देखिए किस प्रकार प्रश्न पूछा था। प्रश्न पूछा गया था कि समानता के अधिकार जो है कितने प्रकार के मिलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक टोटल कितने प्रकार के दोस्तों मौलिक अधिकार हो गए, तो टोटल जो है 14, 15, 16, 17 और 18, 5 प्रकार के अपने को मौलिक अधिकार मिल गए। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार अपने से पूछे तो कहां से शुरू होते हैं, तो ये जो है दोस्तों आर्टिकल नंबर शुरू होते हैं 19 से। 19 से शुरू होते हैं, कहां तक चलते हैं, 22 तक चलते हैं। और ये भी पूछा जाए कि कुल कितने अधिकार है अपने को, तो ये अपने को 4 प्रकार के अधिकार मिलते हैं स्वतंत्रता के, यानी 19, 20, 21 और 22। इसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल कहां से शुरू होता है, तो ये आर्टिकल अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। टोटल कितने आर्टिकल हो गए ये, तो ये आर्टिकल हो गए टोटल अपने सामने 2 आर्टिकल हो गए। उसके बाद ये मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिए दोस्तों कहां से कहां तक मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 25 से शुरू होते हैं और 28 तक चलते हैं, यानी 25, 26, 27 और 28। कितने आर्टिकल हो गए टोटल, तो ये अपने सामने 4 आर्टिकल हो गए। उसके बाद आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। ये कितने प्रकार के अधिकार हो गए, ये अपने को अधिकार मिलते हैं 2 प्रकार के। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण, जहां से सर्वाधिक बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, वो आर्टिकल है अपने पास में अनुच्छेद नंबर 32। आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर हो गया 32। अब देखिए आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था, तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया, 32 था। किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा। बी आर अंबेडकर जी के द्वारा जो है
भारत के संविधान की क्या कहा गया था? आत्मा कहा गया था। क्यों भारत के संविधान की दोस्तों जो है इसे आत्मा कहा गया था? अगर आर्टिकल नंबर 32 को शून्य कर दिया जाता है तो बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है उनका कोई औचित्य नहीं बनता है, यानी वो जो आर्टिकल है उनसे संबंधित जो है कोई अपने को प्रावधान नहीं मिलता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। किस आर्टिकल के द्वारा? 32 के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की क्या करता है? रिट जारी करता है। रिट यानी 5 प्रकार के क्या जारी करता है? लेख जारी करता है। अगर व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है, उच्च न्यायालय के अंदर जाता है, तो उच्च न्यायालय में आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा और 226 के द्वारा जो हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार के क्या जारी करता है? 6 प्रकार के लेख जारी करता है। तो इसीलिए जो है इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा कहा गया था। एक प्रश्न कभी ये भी पूछा जाता है दोस्तों किस प्रकार से कि वह इकलौता कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 226 से, क्योंकि लास्ट वाली जो 6 नंबर की रिट होती है इंजेक्शन, वो कौन जारी कर सकता है? केवल और केवल हाई कोर्ट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब वर्तमान के अंदर देखिए कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए? एक, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 5 और 6 नंबर पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। अब देखिए इनसे संबंधित अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे, इनसे संबंधित अपन आर्टिकल पढ़ेंगे कि इन आर्टिकलों के अंदर क्या लिखा। सबसे पहले जो भारत के संविधान का भाग नंबर 3 शुरू होता है कहां से दोस्तों? आर्टिकल नंबर 12 से। आर्टिकल नंबर 12 से शुरू होता है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 12 में लिखा होगा राज्य शब्द की परिभाषा। क्या मतलब होता है राज्य शब्द की परिभाषा? अब पूछा जाए, अब देखिए एसएससी ने प्रश्न पूछा था, और एसएससी ने प्रश्न कौन सा पूछा था? उसने कहा था कि इतना ही पूछा था कि राज्य शब्द की परिभाषा निम्न में से इनमें से कौन सा जो है आर्टिकल संबंधित है? तो उसमें सही जो प्रश्न आंसर था उसका, वो आर्टिकल अपने सामने कौन सा है? 12। राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 के अंदर भी मिलती है, और राज्य शब्द की परिभाषा जो है आर्टिकल नंबर किस में मिलती है? आर्टिकल नंबर 36 के अंदर भी मिलती है। जब अपन डीपीएसपी पढ़ते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं। अब देखिए राज्य शब्द की परिभाषा में क्या क्या चीज आएगी। सबसे पहले तो संसद के द्वारा बनाए कानून। संसद के द्वारा बनाए जो कानून है वो किसके अंदर आएंगे? राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे। और क्या आएगा? विधानसभा के द्वारा बनाए कानून। विधानसभा, और विधानसभा के द्वारा बनाए कानून भी किसके अंदर आएंगे? राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे। अब आप कहोगे कि इसके अलावा और राज्य शब्द की परिभाषा में क्या आएगा? तो इसके अलावा जो है दोस्तों, सरकार के द्वारा कोई भी वित्तीय प्राप्त संस्था होगी। सरकार के द्वारा कोई भी वित्तीय प्राप्त संस्था होगी। क्या मतलब हुआ वित्तीय प्राप्त संस्था का? वित्तीय प्राप्त संस्था का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई संस्था जिसके अंदर अनुदान कौन दे रही है? अनुदान जो है सरकार दे रही है। ऐसी कोई भी संस्था जो होगी वो संस्था किसके अंदर आएगी? वो संस्था राज्य शब्द की परिभाषा के अंदर आएगी। अब देखिए उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 12 के बाद अनुच्छेद नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो विधि शब्द को परिभाषित करता है। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ चीजें देखिए, आप पढ़िए। अब देखिए भारत का जो संविधान है वो कब लागू होता है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू किया गया था, इस भारत के संविधान को 22 भागों में बांटा गया, 395 आर्टिकल में बांटा गया, 8 अनुसूचियों के अंदर बांटा गया, एक प्रस्तावना के अंदर बांटा गया, एक जो है प्रस्तावना के अंदर बांटा। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो अपन कानून देखते हैं वो 26 जनवरी 1950 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, भारत का संविधान लागू करके, भारत का संविधान बना के जब लागू कर दिया गया था, तो उनको किस किस के अंदर बांट दिया गया था? तो उनको जो है 22 भागों के अंदर बांट दिया गया था, 395 आर्टिकल में बांट दिया गया था, 8 अनुसूचियों के अंदर बांट दिया गया था, और एक उसके अंदर अपने को क्या मिलती है? प्रीएम्बल, यानी एक अपने को प्रस्तावना मिलती है। अब देखिए दोस्तों बात ये आती है कि 26 जनवरी
1950 से पहले भी तो हिंदुस्तान के अंदर क्या था, पहले भी तो भारत के अंदर कानून चलते थे, और कानून के अंदर चलता हो चाहे वो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा चल रहा हो, इस प्रकार जो है कानून चलते थे। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये देखिए, जैसे इंडियन पेनल कोड हो गया, आईपीसी जो है संविधान के लागू होने से पहले के भी थे। इसके अलावा जो है हिंदू मुस्लिम एक्ट जो था, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एक्ट यानी जो अधिनियम था, वो भी भारत के संविधान के लागू होने से पहले का था। अब देखिए आर्टिकल नंबर 13A क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 13A कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने भी कानून थे, बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर अपने को जो शामिल किए गए थे, तो 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी कानून थे, ये कहता है कि ऐसी कोई भी विधि या कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले की है। लागू होने से पहले का मतलब क्या हो गया, पहले का मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये जो है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया था उससे पहले के। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्तमान का जो संविधान है, उसे लागू करने के अंदर पहले का कोई भी कानून या पहले की कोई भी विधि जो है वो समस्या उत्पन्न कर रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, उस कानून को दोस्तों जो है शून्य कर दिया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल नंबर 13। थोड़े आसान शब्दों के अंदर इसे और मैं कहूं तो 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने भी कानून थे, जो वर्तमान के अंदर है, अब वर्तमान के अंदर कानून को लागू करने के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है, समस्या क्रिएट कर रहा है, तो उस कानूनों को क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, ये बात कहता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 13A। अब देखिए आर्टिकल नंबर 13(2) क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 13(2) कहता है, उन्होंने तो कहा कि 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून है उन्हें शून्य कर दिया जाएगा। अब बात कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी विधि या ऐसा कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगा, ऐसी कोई भी विधि या ऐसे कोई भी कानून का निर्माण नहीं करेगा जो वर्तमान संविधान के साथ असंगत हो। वर्तमान संविधान के साथ असंगत हो यानी वर्तमान संविधान के साथ मेल नहीं खा रहा हो, तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, उस कानून को न्यायालय के अंदर जो है शून्य कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 13(1) ने तो कहा कि पहले के जो कानून है अगर वो बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें शून्य कर दिया जाएगा। 13(2) क्या कहता है कि वर्तमान के अंदर ऐसी सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी, अगर कोई कानून बनाती है और वो बाधा उत्पन्न होती है तो उसे न्यायालय के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल नंबर 13(2) जो है, इस 13(2) को न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। आर्टिकल नंबर 13(2) को न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। उसके बाद आता है देखिए आर्टिकल नंबर 13(3), इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 13(3) क्या कहता है, विधि शब्द को परिभाषित करता है। आर्टिकल नंबर 13(3) दोस्तों विधि शब्द को परिभाषित करता है। अब आप कहोगे कि विधि शब्द की परिभाषा बताइए, विधि शब्द की परिभाषित कीजिए, कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आता है। सबसे पहले तो देखिए संसद के द्वारा बनाए कानून विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। संसद के द्वारा बनाए कानून, संसद के द्वारा बनाए जो कानून हैं विधि शब्द की परिभाषा में आएंगे। उसके बाद विधानमंडल के द्वारा बनाए कानून, उसके बाद जो है विधानमंडल के द्वारा बनाए कानून किसके अंदर आएंगे, विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे। यानी संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून जो है वो पूछा जाए किसके अंदर आएंगे, तो वो जो है विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे, वो जो है विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएंगे। इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी कोई भी परिपत्र, राष्ट्रपति के द्वारा जारी कोई भी परिपत्र जो होगा, कोई भी सर्कुलर जो होगा विधि शब्द की परिभाषा में आएगा। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा, इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा जारी कोई भी जो पत्र होगा, परिपत्र होगा,
विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएगी। सरकार कोई भी जो है वो अपना सर्कुलर जारी करती है, वो भी किसके अंदर आएगा दोस्तों, वो भी जो है विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएगा। तो पूछा जाता है कि विधि शब्द को परिभाषित कीजिए, विधि शब्द के अंदर क्या क्या चीजें आएगी। तो विधि शब्द के अंदर जो है सरकार के द्वारा जारी किए गए नियम, सरकार के द्वारा जारी किए गए विनियम, या सरकार कोई भी अधिसूचना जारी करती है, तो वो भी किसके अंदर आएगी, वो भी है दोस्तों विधि शब्द की परिभाषा के अंदर आएगी। कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है, तो आर्टिकल नंबर 13(3) कहता है। देखिए पहले प्रश्न पूछे जाते थे आर्टिकल नंबर 12 जैसे, आर्टिकल नंबर 13 किससे संबंधित है। आजकल पूछे जाते हैं 13(1) क्या कहता है, 13(2) क्या कहता है, 13(3) क्या कहता है, 15(4) क्या कहता है, 16(3) क्या कहता है। इस प्रकार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको सारे के सारे आर्टिकल याद करने पड़ेंगे। अब देखिए उसके बाद जो है आर्टिकल नंबर 13(4), अभी 13(3) पढ़ा, अब आर्टिकल नंबर आता है 13(4). आर्टिकल नंबर 13(4) को कब जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा जोड़ा गया था। और उस समय पूछा जाए देश की प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय जो है देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनका नाम था देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। अब जो है आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा 13(4) को कब जोड़ा गया, 24वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा जो है दोस्तों इसे जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था। और उसमें क्या कहा गया था कि आर्टिकल 368 के द्वारा किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आते। यानी जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। और 368 के द्वारा किए गए संविधान संशोधन जो है किसकी परिभाषा के अंदर नहीं आते, तो दोस्तों विधि शब्द की परिभाषा के अंदर नहीं आते। तो ये था आर्टिकल नंबर 12। और उसके बाद जो है दोस्तों आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर हो गया 13 हो गया। अब देखिए उसके बाद अपन पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर कहां से शुरू करते हैं, आर्टिकल नंबर 14 से शुरू करते हैं। पहला आता है राइट टू इक्विटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। देखिए आर्टिकल नंबर समानता का अधिकार कहां से शुरू होता है, 14 से शुरू होता है, चलते कहां तक है, तो ये जो दोस्तों चलते हैं 18 तक। अभी मैंने कहा कुल कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो अपने को टोटल कितने आर्टिकल मिलते हैं, तो टोटल जो अपने को आर्टिकल मिलते हैं दोस्तों, वो टोटल अपने को आर्टिकल मिलते हैं, कितने मिलते हैं, आर्टिकल 13 आर्टिकल जो है कितने मिलते हैं, सॉरी, आर्टिकल अपने को 5 मिलते हैं। अब देखिए समानता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 14, कई बार पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हो गया, कानून की नजरों में सारे बराबर है, कानून की नजरों में सारे के सारे जो है वो क्या है, बराबर है। विधि के समक्ष समानता, ऐसी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, तो ये जो अवधारणा ली गई है यूके से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कानून के समक्ष समानता, ये अवधारणा, ये थ्योरी किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 कहता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 14(1) कहता है भाई। आर्टिकल नंबर 14(1) क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर देखिए कौन सा, आर्टिकल नंबर 14(2). आर्टिकल नंबर देखिए 14(2) क्या कहता है, ये तो कहता है विधि के समान संरक्षण, और ये कहता है, सॉरी, विधि के समक्ष समानता, और ये कहता है विधि के समान संरक्षण।
विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण, ये अवधारणा पूछा जाए किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों ये जो अवधारणा ली गई है वो कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई। अब देखिए यहाँ पे तो अपने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल ने कहा? आर्टिकल नंबर 14 एक ने कहा। अवधारणा कहाँ से ले ली? ब्रिटेन से ले ली। उसके बाद आता है विधि के समान संरक्षण, ये अवधारणा कहाँ से ली? तो दोस्तों ये अवधारणा अपने को मिलती है अमेरिका से। अब इस अवधारणा के अंदर अपने को क्या मिलता है? इसमें ये मिलता है कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। किसी एक विशेष वर्ग के लिए, किसी एक विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। विशेष प्रावधान किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब देखिए एक ही तो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल अपने सामने? एक ही अपने को आर्टिकल मिला, वो आर्टिकल अपने को कौन सा मिलता है? 14। एक ही आर्टिकल के अपने दो है, दो प्रकार की थ्योरी अपने को मिलती है, दो प्रकार की विचारधारा अपने को मिलती है। देखिए सबसे पहले विधि के समान संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन से ये अवधारणा ली गई और ये किस प्रकार की अवधारणा है? सकारात्मक अवधारणा है। क्यों सकारात्मक अवधारणा है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगले लाइन में देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 दो क्या कहता है? विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। इन्होंने कहा कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए प्रावधान अलग से किया जा सकता है। ये अवधारणा पूछी जाए किस प्रकार की अवधारणा है? नेगेटिव अवधारणा है दोस्तों, नकारात्मक जो है वो क्या है? अवधारणा है। तो आर्टिकल अपन ने 14 भी पढ़ा और 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दो प्रकार की अवधारणा पड़ी। अब देखिए उसके बाद आता है अपने सामने आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ। आर्टिकल नंबर 15 कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेगा? देखिए राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब किसके आधार पे? जाति के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थल के आधार पे, जन्म स्थल के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा दोस्तों? भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। अब देखिए आर्टिकल इसने क्या कहा अपने सामने कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य जो है सभी लोगों को समान रूप से बराबर का क्या देगा? दर्जा देगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 15। अब देखिए आर्टिकल नंबर 15 दो में क्या लिखा हुआ है? 15 दो में लिखा हुआ है कि राज्य में स्थित सभी सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं सभी के लिए क्या होगी? समान रूप से उपयोगी होगी। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि राज्य के अंदर चाहे वो स्कूल है, राज्य के अंदर चाहे वो सॉरी गांव के अंदर जो है वो खेल का मैदान है, इसके अलावा कहीं पर कुएं हैं, बावड़ियां हैं, ये जो है सभी समान रूप से सभी लोगों के लिए क्या होगी? सभी लोगों के लिए उपयोगी होगी। यानी इनके अंदर जो है किसी एक विशेष वर्ग का दबदबा नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि राज्य जो है इनसे संबंधित जो है स्कूल के स्कूल हो गया, खेल का मैदान हो गया, कुएं हो गए, इसके अलावा जो है बावड़ियां होगी, वो सभी लोगों के लिए समान रूप से क्या होगी? उपयोगी होगी। ये बात लिखी हुई है 15(2) में। अब देखिए आर्टिकल नंबर 15(3) में क्या लिखा है? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 15(3) में। अब आता है आर्टिकल नंबर 15(4), पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। किस लिए पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि एससी व एसटी वर्ग को, पिछड़े वर्गों को, यानी जो है शिक्षण संस्थानों के अंदर जो है आरक्षण दिया गया था। ऐसा प्रावधान कब किया गया है? किस आर्टिकल के अंदर किया गया?
तो दोस्तों राज्य जो है एससी एवं एसटी पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों के अंदर क्या करेगा, आरक्षण देगा। और ये व्यवस्था कब की गई थी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा की गई थी। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित नेहरू थे। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, तो ये होता है 1951 के अंदर होता है। तो आर्टिकल नंबर 15 ये बात कहता है, आर्टिकल नंबर 15(2), आर्टिकल नंबर 15(3) और फिर आर्टिकल नंबर अपने सामने आता है 15(4). अब देखिए उसके बाद आर्टिकल कौन कौन से हैं। आर्टिकल नंबर 15(5), राज्य एससी एसटी और यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए, यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए, यानी राज्य जो है एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इसके अलावा ओबीसी को उच्च एवं तकनीकी जो शिक्षण संस्थान है उसके अंदर क्या करेगा, राज्य जो है आरक्षण प्रदान करेगा। यानी एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए किसके अंदर, उच्च शिक्षा, हाई जो एजुकेशन है उनके लिए, और इसके अलावा जो तकनीकी शिक्षा है उनके जो अंदर है शिक्षण संस्थानों के अंदर क्या प्रदान करेगा, आरक्षण दिया जाएगा। अब पूछा जाता है आरक्षण सरकार ने दिया था तो फिर जो है इसके अंदर आधार क्या माना था, बेस उन्होंने क्या माना था, तो इसका आधार जो उन्होंने माना था वो माना था आधार जो सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन माना था। यानी आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन को आधार मान के एससी एसटी ओबीसी को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी संस्थानों के अंदर क्या प्रदान किया गया था, आरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों 15(6), ये भी जो है इंपॉर्टेंट, ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिक वीकर सेशन जिसे कहा जाता है, 15(6) के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर इन्हें क्या दिया जाएगा, शिक्षण संस्थानों के अंदर आरक्षण दिया जाएगा। पूछा जाए दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जो है किसके अंदर, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर प्रदान किया गया था, तो 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो है प्रश्न अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था। यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जो है उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर किस संविधान संशोधन द्वारा ये दिया गया था, 2019 103वें संविधान संशोधन। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो वो क्या थे, देश के प्रधानमंत्री है। उसके बाद जो है दोस्तों 15 अपन ने 6 तक पढ़ा। अब आता है आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन की समानता आती है। लोक नियोजन की समानता मतलब राज्य लोक सेवाओं के अंदर सभी को समान अवसर देगा। राज्य जो है सरकारी नौकरियों के अंदर, राज्य जो है दोस्तों सरकारी नौकरियों के अंदर जो है वो क्या करेगा, समान अवसर प्रदान करेगा। ये बात किस में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 15 में, सॉरी आर्टिकल नंबर 16(1) में। फिर आता है आर्टिकल नंबर 16(2), राज्य लोक सेवाओं में किसी भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 16(2). अब देखिए आर्टिकल नंबर 16(2) ने तो कहा यानी जाति के आधार पे, धर्म, मूल वंश और क्षेत्र के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल नंबर 16(3) क्या कहता है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यही देखिए एक तरफ यहाँ पे सकारात्मक और उसके बाद देखिए यहाँ पे नकारात्मक बात कौन सी मिली, कि राज्य जो है लोक सेवाओं में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। किस आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 16(3) में लिखी हुई है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 16(4) में क्या बात लिखी हुई है, राज्य एससी अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़े वर्गों को लोक सेवाओं के अंदर क्या करेगा, लोक सेवाओं के अंदर आरक्षण देगा। इसका मतलब लोक सेवाओं के अंदर आरक्षण एससी व एसटी को कब दिया गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है किसे जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 16(4) को जोड़ा गया था। तो आर्टिकल नंबर 15(5), फिर आर्टिकल नंबर 15(6), 16(1), 16(2), 16(3), 16(4). अब देखिए उसके बाद आर्टिकल मिलता है अपने को दोस्तों महत्वपूर्ण, अच्छा आर्टिकल मिलता है जो एसएससी बार बार पूछती है। और वो आर्टिकल नंबर कौन सा है, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल के द्वारा किया गया, तो वो किया गया आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर। अब देखिए 1955 के अंदर कानून बनाया गया था, कौन सा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम भारत के अंदर लाया गया था।
उसके बाद जो है 1976 के अंदर इसका नाम बदला गया था, और इसका नाम बदलकर पूछा जाए क्या नाम रखा गया था, तो दोस्तों इसका नाम बदलकर रखा गया था नागरिक अधिनियम रक्षा। ये कब रखा गया था? 1976 में। और इसके बाद आता है 1989 के अंदर, 1989 के अंदर रखा गया नाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण निरोधक अधिनियम। इसका नाम रखा गया, कब रखा गया? 1989 के अंदर। यानी अपनी कुल मिला के बात ये मिलती है कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल के द्वारा किया गया दोस्तों? आर्टिकल नंबर किसके द्वारा किया गया था? अनुच्छेद नंबर जो है वो 17 के द्वारा किया गया था। अब देखिए उसके बाद आर्टिकल मिलता है अपने को 18। ये भी कई बार एसएससी के अंदर पूछा गया, रेलवे के अंदर भी पूछा जा सकता है। उपाधियों का अंत जो है वो किस आर्टिकल के द्वारा किया गया? आर्टिकल नंबर दोस्तों 18 के द्वारा गया। भारत सरकार जो है वो एवं सेना शिक्षा एवं सेना को छोड़कर किसी भी डिपार्टमेंट में उपाधियां नहीं देगी। किसी भी डिपार्टमेंट में उपाधियां नहीं देगी, नहीं देगी। ये बात लिखी हुई है किस आर्टिकल के अंदर? ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 18 के अंदर। फिर बात आती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर विदेशी जो सरकार है जो वो अगर उपाधि प्रदान करना चाहता है तो किस प्रकार उसका प्रावधान किया गया है? उसका प्रावधान किया गया दोस्तों 18(2) के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि अगर कोई विदेशी सरकार जो है किसी भारतीय को कोई उपाधि देना चाहती है तो उसके लिए राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? उस व्यक्ति को अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से उसे क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल थे दोस्तों, ये भी आर्टिकल नंबर 18 जो है महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उपाधियों का अंत किया गया था किस आर्टिकल के द्वारा? देखिए इतना सा प्रश्न पूछती है एसएससी, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के द्वारा? 17 के द्वारा। उपाधियों का अंत जो है किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा किया गया। यानी शिक्षा में उपाधियां दी जाएगी, सेना के अंदर उपाधियां दी जाएगी, इसके अलावा भारत सरकार किसी भी महकमे में उपाधि नहीं देगी। उपाधियों का अंत किया गया है। और इसका मतलब क्या हो गया? विदेशी सरकार अगर किसी को उपाधि देना चाहती है तो उसे भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसी बात कहाँ पे मिलती है? ऐसी बात मिलती है दोस्तों 18(2) के अंदर। तो देखिए आज जो है अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण अपने चैप्टर था या महत्वपूर्ण अपनी क्लास थी। इस क्लास के अंदर अपन ने कितनी सारी बातें पढ़ी? सारे के सारे अधिकार अपन ने पढ़े। सबसे पहले आर्टिकल नंबर अपन ने 32 की चर्चा की, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। उसके बाद राज्य शब्द की अपन ने परिभाषा पढ़ी। आर्टिकल नंबर 13 विधि शब्द को अपन ने परिभाषित किया। इसके अलावा जो है आर्टिकल नंबर अपन ने जो है 13(4), उसके बाद समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 और 14(2) की भी अपन ने चर्चा की। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर अपन ने 15 पढ़ा, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी यानी धर्म जाति लिंग जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 पढ़ा। 15(1), 2, 3, 15(4) अपन ने पढ़ा। आरक्षण ईडब्ल्यूएस को कब दिया गया था वो भी अपन ने पढ़ा। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 16, 1, 2, 3, 4। और उसके बाद अपन ने लास्ट में कौन सा पढ़ा है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 जो है वो अपन ने पढ़ा है। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। जितने भी आप एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, रेलवे का एग्जाम देते हो, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी प्रकार हमारे साथ प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा। फिर जो है मैं आपके सामने इसी का पार्ट नंबर 3 लेके आऊंगा, और पार्ट नंबर 3 में अपन जो है मौलिक अधिकारों को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है अपन मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को जो है विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।